अच्छा, मैं 2 मिनट चाहूँगा, ले लेता हूँ। अजान हो रही है, ज़रा अजान हो जाए, आप लोगों की तरफ भी हो रही होंगी, तो फिर हम शुरू करते हैं। तो अभी तो रुकी हुई है अजान, मैं जैसे शुरू होती है मैं शुरू करता रोक दूंगा। अच्छा देखो, तो अब जो डेटा आपके पास कोविड-19 का था, तो उसके बेसिस पे आपने जो है वो प्रिडिक्शन कर ली। ये डेटा देख रहे हैं? ये इन्होंने 208 और 209, यानी काफ़ी पुरानी बात है, जब इन्होंने डेटा साइंस को यूज़ करना शुरू कर दिया। ये किसी कंट्री के अंदर फ्लू का जो रेशियो था वो बहुत बढ़ गया था। तो एबोला वायरस की जो है प्रिडिक्शन करने के लिए, मेरे ख्याल से अफ्रीका की कोई कंट्री होगी, तो कह रहा है गूगल फ्लू ट्रेंड जो है वहाँ पे चलाया गया, तो उसके लिए डेटा कलेक्ट किया गया। डेटा होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बेसिस पे डिटेक्टिंग आउटब्रेक 2 वीक अहेड ऑफ द सीडीसी डेटा, ठीक है ना। तो प्रिडिक्शन करना या डिटेक्ट करना, फिर न्यू मॉडल्स आर एस्टिमेटिंग विच सिटीज आर मोस्ट आर एट रिस्क फॉर द स्प्रेड ऑफ द एबोला वायरस। तो ये सारे काम, मैं 2 मिनट फिर वेट प्रदान हो जाए। अच्छा, तो अभी जैसे एबोला वायरस के लिए इन्होंने प्रिडिक्शन 208 209 में जो है वो बनाई थी, और डेटा साइंस को इस्तेमाल किया था। अभी कोविड में भी बहुत इस्तेमाल हुआ है कोविड-19। अगर आपने कैगल कंपटीशन में जाके देखें, तो अगला ट्रेंड निकालने के लिए किस कंट्री में क्या पोजीशन रहेगी, तो उसके लिए भी डेटा साइंस इस्तेमाल किया गया, और बहुत अच्छी-अच्छी जो है वो रिसर्च की गई, और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन जो है वो की गई। तो अगर आपको भी आ रहा होता तो आप भी प्रिडिक्शन निकाल सकते थे। पाकिस्तान का क्या ट्रेंड रहेगा, इंडिया का इंडिविजुअल कंट्री के हिसाब से। तो ये बेसिकली एक एक्साइटमेंट है कि भाई आप प्रिडिक्शन, फ्यूचर प्रिडिक्शन भी इसी के बेसिस पे, जो अब गलत भी हो सकता है हमेशा, जाहिर है वो चीज़, जैसे पाकिस्तान ने कोविड-19 को जो है वो डिफीट दे दी, और अब माशाल्लाह अच्छी तरह से गामज़न आ गए। तो हो सकता है जो प्रिडिक्शन हो वो गलत हो इसके लिए, हो सकता है। अच्छा, प्रिडिक्शन गलत होने का वजह क्या है, होती है, ये आप ज़हन में रखिएगा। प्रिडिक्शन गलत होने की वजह ये है कि आपने डेटा गलत गैदर कर लिया, और वो फीचर जो इम्पोर्टेंट थे वो मिस कर दिए। जैसे मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इसलिए हो गया कि अगर हम रूहानी चीज़ों को छोड़ भी दें, कि अपनी रूहानियत को हटा दें, कि भाई हम तो इन चीज़ों से डर नहीं रहे थे, और हम अल्लाह से तवक्कल कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, ये एक पार्ट है। दूसरा, अगर हम दुनियावी चीज़ों की तरफ जाएं, तो हमने ये शायद अपने फ्यूचर में ये चीज़ मिस कर दी हो, कि पाकिस्तान के लोगों, क्योंकि इतनी पहले से इतनी डर्ट में रहते हैं, इतनी गंदगी में रहते हैं, उनके अपने इंटरनल जो इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। और फिर आपने सुना भी होगा कि इनको जो सीबीसी के जो टीके लगते हैं बचपन में, वो बेसिकली इनको काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो हो सकता है कि जो डेटा कलेक्ट किया गया हो, ये चीज़ें उसमें शामिल ना की गई हो, हमने तो ज़ाहिर है नहीं देखा उसको, तो इस वजह से हमारी प्रेडिक्शन गलत हो गई हो। तो डेटा कलेक्शन के वक़्त चीज़ें मिस अगर हो जाएँ,
तब भी आपके आंसर्स जो हैं वो फ्यूचर आंसर जो प्रिडिक्शन किए हैं वो सही गलत आने के चांसेस होते हैं। तो ये डेटा एक्विजिशन जो है ना, और इस पे वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि गेम ही सारे डेटा पे आप तो एक ऑटोमेट यानी मशीन लर्निंग का मॉडल लगाया करेंगे जिसके, लेकिन अगर जो चीज़ आपको दी जा रही है वही सही नहीं है तो फिर आप लाख मशीन लर्निंग लगा लें, रिजल्ट्स नहीं आना। तो काफ़ी ज़बरदस्त गेम है जो जब आप इंडस्ट्री में जाएँगे तो काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो इसमें ज़ाहिर है डेटा जो है वो मतलब बायोइन्फॉर्मेटिक्स का हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर का हो सकता है, आपकी एनिमल्स का हो सकता है, ट्रैफिक का हो सकता है, किसी भी चीज़ का, यानी यहाँ पे कोई बहुत सारी स्लाइड मैंने मिस भी की हैं, आगे शायद आ भी जाएँ। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसका डेटा गैदर ना किया जाएगा आगे और उसका रिजल्ट जो है वो डेटा साइंस से नहीं प्रिडिक्ट या इंसाइट्स किए जाएंगे। कोई ऐसी फील्ड नहीं बचेगी। हाँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने के नाते हम ना करें ये अलग बात है। हम अपने आप को छुपाए रखें, नहीं करेंगे तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आगे दुनिया सिर्फ़ टोटली इसी पे चली जाएगा और इसी पे डिसीज़न होगा, ऑटोमेट हो जाएगी, हर चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी। तो इसलिए इंडीड वाले और फॉरबिस जो बड़े-बड़े इदारे हैं जॉब देने वाले, फॉरबिस जो इदारा है, और वो कहते हैं कि आगे तो है ही बेसिकली इन्हीं चीज़ों का दौर ना। तो इसीलिए इंडीड जो जॉब साइट है, ये कहती है कि डिमांड ज़्यादा है और वर्किंग कम है। अब इसकी कैटेगरी में इन्होंने एक ये भी है, 2012 इमेज नेट एक चैलेंज था, इमेज नेट जो के नाम से एक चैलेंज था। इसमें क्लासिफाई 1 मिलियन इमेजेस, आप सोच सकते हो 1 मिलियन इमेजेस यानी 10 लाख इनटू 1000 क्लासेस। अब 1000 क्लासेस का वर्ड जो है ये समझ में आना चाहिए, यानी 1000 डिफरेंट कैटेगरीज थी, यानी मिसाल के तौर पे जानवर थे, जानवर में डिफरेंट कैटेगरीज थी, कुछ चीजें थी, कुछ दरख्त थे, खजूर के दरख्त, आम के दरख्त, इस तरह के 1000 डिफरेंट मिक्स करके दे दिए गए थे और आपने उसको क्लासिफाई करना था। क्लासिफाई करने के बाद आप प्रिडिक्शन मॉडल बनाते कि जो नई इमेज आ रही है वो बेसिकली कौन सी इमेज है। अगर वो सही क्लासिफाई कर रही है तो इसका मतलब है कि आपका जो मॉडल तैयार हुआ है वो बेहतरीन है। तो अब इसकी मॉडलिंग कैसे करनी है, कैसे काम होगा, ये सब सोचना एक डेटा साइंटिस्ट की जिम्मेदारी में आता है। मशीन लर्निंग तो ये डीप लर्निंग के कैटेगरी के अंदर है। तो हम ये कहते हैं डेटा साइंस अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये बेसिकली जो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग होता है, ये इसका आखिरी स्टेप, ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप होता है। डेटा को प्रिपेयर करना एक सबसे बड़ा चैलेंज, उसके बाद आखिरी स्टेप होता है कि आप मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग लगा के अपनी मॉडलिंग करें। तो इसमें बहुत सारी स्लाइड मिस भी की मैंने शॉर्ट करने के लिए। अच्छा, वेयर डज डेटा कम फ्रॉम, तो डेटा आता कहाँ से है? आपको मैंने जैसे बताया कि आगे आने वाले वक्तों में हर चीज़ हम भले उसको छुपा के रखें, हम इसको एक्सप्लोर ना करें, हमारे मुल्क में काम ना हो, इससे मसला हल नहीं होगा। बल्कि अब तो लोग अपनी कंपनी के डेटा, वो डेटा जो पब्लिक किया जा सकता हो, वो डेटा बेसिकली पब्लिक कर देते हैं और लोगों को चैलेंज देते हैं कि भाई आप इसमें से अच्छे इंसाइट्स निकालें ताकि हम अपनी कंपनी के लिए डिसीजन ले सकें। समझ आई बात है? मैं इसकी मिसाल देता हूँ। येल्प, YELP, येल्प डेटा सेट ओपन एग्जिस्ट करता है और ये एक फूड इंडस्ट्री का डेटा है और इसमें रिव्यूज होते हैं और वो हर साल चैलेंज करते हैं। चैलेंज जो है वो करते हैं, क्या नाम है, अरेंज करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप हमें बताइए कि क्या आपने अपने रिसर्च में नया किया और वो अगर एक्सेप्टेबल होगा तो उसकी पे करेंगे। वो पे करते हैं आपको, मतलब उनका डेटा सेट ओपनली अवेलेबल है, आप उनका डेटा सेट उठाएं, जितना काम हो चुका है उसके अलावा कोई नई इनोवेशन करके आप उनको दे दें, वो आपको पे करेंगे। ठीक है, आप उनके चैलेंज को जीतेंगे। इसी तरह से ICC का डेटा सेट, इसी तरह से फीफा का डेटा सेट, कोई ऐसी चीज नहीं है जो डेटा सेट जिसका एग्जिस्ट ना करता। तो डेटा कहाँ से आएगा? अब दुनिया में डेटा हर जगह से जमा हो रहा है। कोई ऐसी चीज सेंसर से जमा किया जाता है, लिख के जमा, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो तो हाथ से लिख देते हैं। जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वहाँ पे जो आपको पता होगा, ये जो कॉल कॉल सेंटर है, तो कॉल सेंटर उनकी वहाँ से उनकी प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हैं और यहाँ पे डेटा एंट्री करवाते हैं। तो डेटा एंट्री की जो जॉब होती रही हमारे कंट्री में और अभी भी हो रही है, लोग बेचारे जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं जो सिर्फ डेटा एंट्री कर सकते हैं वो डेटा एंट्री करते हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और जो डेटा है वो बाहर का डेटा जो है वो ऑनलाइन भी हो रहा है। तो सारे डेटा जो है वो बेसिकली डेटा जमा करने की रीजंस क्या है, आगे इसको इस्तेमाल करना है, बस और कुछ भी नहीं। अब जैसे गूगल ने हमारा सारा डेटा जमा किया हुआ है,
आप अगर अपने जीपीएस खोल लें और सारी गूगल असिस्टेंट्स खोल लें, तो आपके सारे दिन की एक्टिविटी जो है वो गूगल को पता है क्या हो रही है, ठीक है। तो वो आपने कभी देखा होगा कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कोई ऐप आती है, मिसाल के तौर पे कुछ दिनों पहले कोई ऐप आई थी जिसमें आदमी अपनी तस्वीर देता था, तो वो जवान से बूढ़े की तरफ किस तरह लगेगा, इस तरह। तो ये ऐप जो जनरेट होती है और फ्री होती है, इसका मकसद ये होता है कि उनको डेटा चाहिए होता है, एशियन का डेटा, चाइनीज का डेटा। अब जाके तो जमा नहीं करेंगे ना वो। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हम तो गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो अपना गेम खेल रहे होते हैं। कि वो क्या करते हैं कि अब जैसे एशियन, साउथ एशियन, ठीक है, पाकिस्तानी, इंडियन, उनके फेसेस चाहिए थे उनको, तो उन्होंने ये ऐप बना के लॉन्च कर दी। अब हमने तो अपनी तस्वीर जब उसको दी, तो तस्वीर जो है वो तो गई, और उन्होंने जो उसके पीछे काम करना था तो दिखा दी, चलो आप ऐसे लग रहे हो, लेकिन उन्होंने उस तस्वीर को गैदर कर लिया, उस तस्वीर को जमा कर लिया। उससे जो उन्होंने प्रिडिक्शन करनी होगी, जो मॉडल तैयार करना होगा, जो काम करना होगा, वो आगे वो करेंगे। तो डेटा गैदरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो कहाँ से आता है, अब आप ये सोचना छोड़ दें कि किस तरह से डेटा जमा होगा। अब डेटा हर जगह से जो है वो गैदर करना है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ डेटा, जैसे जैसे कहते हैं बिग डेटा सोर्सेस, कहाँ से हमें तो कहते हैं यूट्यूब से जमा हो रहा है, ट्विटर से जमा हो रहा है, येल्प, देखिए मैंने अभी येल्प का वर्ड यूज किया था ना, YELP, येल्प का डेटा है, ठीक है। फेसबुक से जमा हो रहा है, मोबाइल आप यूज कर रहे हो उससे जमा हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डेटा जमा होता है, वो सेंसर से गैदर होता है, ठीक है। हेल्थ साइंस का डेटा जमा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से ऑनलाइन डेटा जो आप यूज करते हैं, यानी जब आप अपने ब्राउजर को यूज करते हैं वहाँ, ये डेटा, तो ये एक अलग फील्ड है कि डेटा को गैदर करना है। और जब डेटा गैदर हो जाता है तो फिर ये लोग बेचते भी हैं डेटा, कि भाई अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो खरीद सकते हैं डेटा हमसे, या उसको यूज करने के पैसे दे सकते हैं। इसी तरह से ग्राफ का डेटा, यानी सोशल मीडिया का डेटा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, जैसे फेसबुक की कनेक्टिविटी का डेटा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, रोड नेटवर्क, इस तरह के सारे डेटा। तो ये डेटा जो है वो बेसिकली गैदर किए जाते हैं। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे सवाल पूछता हूँ, थोड़ी देर आप, काफी देर से आप लोग खामोश हैं, कि आपने मेरा कोर्स लिया, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं ऐसे सवाल पूछूंगा आपसे। आपने मेरा कोर्स लिया डेटा साइंस, या किसी भी इस सेमेस्टर के कोर्सेज लिए, ठीक है ना, इस सेमेस्टर के कोर्स आपने लिए। अच्छा, अब हर कोर्स से पहले अगर आप ये देख लेते कि मिसाल है कि इसमें आपके ए आने के चांसेस कितने, आप अपनी स्किल्स डालते, अब तक की CGPA डालते, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, और कोर्स सिलेक्शन से पहले आपको पता चल जाता है कि ये कोर्स आपके लिए फिजिबल है या नहीं। हालांकि आप खुद ह्यूमन है, लेकिन आपको भी नहीं पता कि डेटा साइंस का कोर्स आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। डिसीजन लेने में आप घबरा रहे होंगे, कभी सोचते होंगे ले नहीं ले, दूसरा कोई कोर्स हो, मेरा ये वाला कोर्स के अलावा, कि कुछ टीचर से डर रहे होते हैं, कुछ कोर्स से डर रहे होते हैं, कुछ मैथमेटिक्स से डर रहे होते हैं। हर चीज, हर आदमी के सामने जो है उसका नजरिया, कुछ टीचर से नहीं डरते, मैथमेटिक्स से डरते हैं, कुछ टाइमिंग से डरते हैं कि सही टाइमिंग नहीं है इसकी। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर वो एट्रीब्यूट्स हमारे सामने होते और कोई मॉडल तैयार कर लिया गया होता, और इस सेमेस्टर, यानी अगर कोई 7 सेमेस्टर में, कोई 6 सेमेस्टर में, कोई 8 सेमेस्टर में, डिफरेंट किस्म के सेमेस्टर के अंदर के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, और वो ये चीज तय करते हैं कि मैं ये फला कोर्स लेने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए सूटेबल है नहीं, मुझे एक राय मिल जाए रिपोर्ट की, तो आप अपनी स्किल सेट डाल देते हो उसके अंदर और पूछते हैं भाई बताओ ये कोर्स मैं लूँ या नहीं लूँ। तो वो आपको बता देता है कि ये कोर्स आपके लिए इतने % फिजिबल है। फिर आप पूछते हो उससे कि क्यों, मतलब कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैं कोर्स लूँ कि ए आने के चांसेस मेरे कितने होंगे इस कोर्स में, अपनी स्किल सेट उसमें डाल देते। तो हर सेमेस्टर से पहले अगर आप कोर्स अडॉप्ट करने से पहले ये चीजें कर लें, तो आपको काफी, मतलब जो कहते हैं ना हमारे पास अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं कोर्स लूँ नहीं लूँ, तो आप काफी बेहतर अंदाज में उस कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अभी तो ऐसा कोई मॉडल नहीं बना हुआ। अब सवाल ये है कि ये मॉडल अगर हम बनाएंगे तो हमें पास्ट का डेटा चाहिए होगा। अगर ये चीज पहले से होते हुए आ रही होती कि ये कोर्स लिया गया, इसमें इस किस्म के स्टूडेंट थे, ठीक है, इसमें 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी मैथमेटिक्स 50% अच्छी थी, एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी मैथमेटिक्स 90% अच्छी थी, फिर उसमें से फला स्टूडेंट फेल हो गया, फला पास हो गया। अगर ये रिकॉर्ड हमारे पास होता तो आज आपको प्रिडिक्शन मॉडल में वर्क करना जो है आसान होता, और आप कोई इसकी मॉडलिंग कर लेता, तो फिर हम अपने डिसीजन भी इससे ले सकते थे। समझ रहे हो ना। तो डेटा गैदरिंग हम नहीं सोचते। FIP में मैंने इस दफा FIP के स्टूडेंट को भी मैंने काफी इस दफा कहा कि आप ऐसा मॉडल बनाएं कि
आप अपने स्किल्स डालें, स्किल्स लिखें और मशीन जो है वो आपको बता दे कि आपके लिए ये वाला FIP सूटेबल है, यानी वो आपको प्रपोजल खुद बना के दे दे, ऑटोमेट हो। आप सिर्फ अपनी स्किल डालें और बोले कि ये प्रपोजल बना लो, ये प्रपोजल तुम्हारे लिए सूटेबल है, ये लैंग्वेज, ये प्रपोजल, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट ट्रेंड का ये वाला मॉडल जो है आपके लिए बेहतर। अब ये ऑटोमेट करना बड़ा जबरदस्त काम है, लेकिन कैसे करेंगे? जब पिछला डेटा हमारे पास मौजूद होगा। जब पिछला डेटा एग्जिस्ट करेगा तो हम बआसानी इस बात को जो है वो कर सकेंगे कि FIP, या वो पूछे कि भाई मैं FIP ले रहा हूँ तो ये वाला FIP सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या आप समझते हैं कि ये मैं इस पर क्लियर कर लूंगा, ये मेरे लिए हार्ड तो नहीं है? तो इस तरह के बहुत सारे सवाल जो है हम पूरे कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि हम इस बात की केयर नहीं करते कि हमारे पास डेटा कहाँ है, डेटा है या नहीं है, और हम डेटा जमा करना चाहते हैं या नहीं चाहते। हमारे पास सारा काम पेपर पे हो रहा होता है, हम उसकी एंट्री भी नहीं कराते, समझ लो। तो ये एक इशू है। तो काम इतना सारा है अगर आपके पास डेटा हो, लेकिन हम लोग के पास क्योंकि हमें डिफरेंट डायरेक्शन में हमें दे दी गई है, हम काम से ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों पे तवज्जो देने लग गए हैं, तो हमें काम कम नज़र आता है और हम कहते हैं बहुत पढ़ रहे हैं, जबकि रीडिंग पावर हमारी ज़ीरो है। दुनिया में आप जाके देखें, जो लोग डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पर काम कर रहे हैं, उनकी रीडिंग इतनी ज़्यादा है कि एक एक नई आने वाली चीज़ को फ़ौरन रीड करते हैं। तो हमें मोटिवेट होना चाहिए कि भाई हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं। अब आइए डेफिनेशन। डेटा साइंस की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन तो है नहीं कि मैं कहूँ कि ये डेटा साइंस की डेफिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेटा साइंस की कोई डेफिनेशन हो। बस ये है, हाँ क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अपलोड का तरीकाकार सब बताऊंगा क्या होगा, कैसे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। गूगल का जो है वो क्लासरूम का ID मैं आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। अटेंडेंस भी ले लूंगा, अटेंडेंस अभी मैं कॉल करूंगा सबसे। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, मैं ज़रा इसको कंप्लीट करूँ थोड़ा सा ना, फिर मैं ब्रेक देता हूँ, फिर हम ब्रेक के बाद ये बातें करते हैं, ताकि वो नमाज पढ़ लेंगे। अभी मैं 1:45 बजे तक या 2 बजे तक ब्रेक देता हूँ, उसके बाद फिर हम ये बातें करते हैं, ठीक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि डेटा साइंस की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन आप सुनेंगे तो थोड़ी डिफरेंट होगी अपने एक्सपीरियंस से, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन है कि भाई आपने, क्योंकि देखें डेटा साइंस के अंदर आप विजुलाइज भी करते हैं डेटा को, और हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंट तरीके से देखना चाहते हैं। समटाइम ऐसा होता है दो एट्रीब्यूट ऐसे आप ले लेते हैं, क्योंकि आप तो ह्यूमन है ना, आपको नहीं पता कि जैसे पीछे आपने सिबलिंग्स भी ले लिया, पेरेंट भी ले लिया, तो कि वो सिबलिंग के साथ भी सफर कर रहा था और उसके पेरेंट भी थे या नहीं थे उस सफर में, लेकिन ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो काफी सिमिलर हैं। मिसाल के तौर पर इन दोनों में से किसी एक की इंपॉर्टेंस है, दोनों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन दोनों के लेने से आपका रिजल्ट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो अभी हमने टाइटैनिक का सर्वाइवल वाला जो डेटा सेट देखा था, तो हमने तो देख लिया कि भाई ये बंदा सफर कर रहा था, इसके सिबलिंग्स भी इसके साथ थे और इसके पेरेंट भी इसके साथ थे, दो एट्रीब्यूट्स और इसके साथ मौजूद थे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है पॉसिबल ये है कि ये दोनों एट्रीब्यूट्स सिमिलर हो, हमें इसमें से दोनों की जरूरत ना हो। तो इसकी दो रीजन है। एक तो ये कि जब एट्रीब्यूट बढ़ जाते हैं तो प्रिडिक्शन ज़्यादा है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो आप दो एट्रीब्यूट एक जैसे हैं तो एक को हटा दें, वो हटेगा कैसे, कैसे मालूम चलेगा? तो हम विजुलाइज भी करते हैं उसको, इसके कोरिलेशंस भी निकालते हैं, कोरिलेशन की विजुलाइजेशन भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें करनी। तो डेटा साइंस के अंदर एक वेरिएशन डेफिनेशन जो है आपको नजर आएगी, तो इसमें इन्होंने यहाँ से मैंने पिक किया है, तो उसने एक जनरल डेफिनेशन दे दी। ना समझना कि ये डेफिनेशन कंप्लीट डेफिनेशन, आप जो शुरू में बता रहे थे वो भी ठीक थी, इन्होंने जो लिखा वो भी ठीक है। डिफरेंट साइंटिस्ट अगर आप डिफरेंट लोगों से सुनेंगे तो डिफरेंट डेफिनेशन आपको नजर आएगी। तो डेटा साइंस इज द साइंस which uses computer science, statistics and machine learning, visualization and human computer interaction to collect, clean, integrate, visualize, interact with the data to create the data products. प्रोडक्ट कह रहा है उसी को, इनसाइट्स और प्रिडिक्शन को, ये दो मेजर काम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अब दोबारा पढ़ देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। वो सारी बातें जो हम कर रहे थे वो सारे इसमें शामिल है। तो जाहिर है कि एक बहुत इन डेप्थ कोर्स है डेटा साइंस पे BS कराया। अब आप सोचो डेटा साइंस पे BS करना और डेटा साइंस का एक कोर्स पढ़ना। कंप्यूटर साइंस का BS आपने देख ही लोगे, पहाड़ आपके सर पे है, आप कर रहे हैं। तो डेटा साइंस में BS भी हो रहा है, डेटा साइंस में MS भी हो रहा है, डेटा साइंस में PhD भी हो रहा है, और हम यहाँ पे डेटा साइंस का एक कोर्स पढ़ रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 16 क्लासों पे मुश्तमिल होगा।
तो ज़ाहिर हम वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाके इसको डिस्कस नहीं कर सकेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हम इसका जो एक्सप्लोर कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं कि एक हार्ड ग्राउंड सॉफ्ट कर लेंगे कि काम कैसे होता है। तो इतना ज़रूर पढ़ लेंगे कि थोड़ा आइडिया हो जाए, हम थोड़ी और मेहनत करें तो हम इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकें। फिर मैं पढ़ता हूँ, डेटा साइंस इज़ द साइंस व्हिच यूजेस कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। अब देखें स्टैटिस्टिक्स का वर्ड भी है। कंप्यूटर साइंस तो है ही क्योंकि प्रोग्रामिंग आएगी। स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग, विजुअलाइजेशन यानी विजुअलाइज भी करना है, एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन यानी आपने डैशबोर्ड बना के देना होता है। अच्छा डैशबोर्ड बना के देंगे किसी को। डैशबोर्ड का मतलब है कि जब आप प्रिडिक्शन मॉडल बना रहे हो तो वो उसके पास अच्छा किस्म का डैशबोर्ड हो, टू कलेक्ट, क्लीन, इंटीग्रेट, एनालाइज, विजुअलाइज इंटरेक्शन विद डेटा टू क्रिएट द डेटा प्रोडक्ट। तो जब हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे ना, तो प्रोजेक्ट की तरफ तो मैं आपको समझाऊंगा किस तरह काम करना है और कैसे आप डैशबोर्ड की तरफ जो जाएंगे। इसमें डिफरेंट किस्म के डैशबोर्ड जो है एग्जिस्ट करते हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे पावर बी है, टैबल्यू है, ये डैशबोर्ड जो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, टर्न डेटा इनटू डेटा प्रोडक्ट। अब ये पूरा एक साइकिल है कि हम डेटा से डेटा प्रोडक्ट में कैसे पहुंचते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा कलेक्ट किया जाता है, ये बिल्कुल मीनिंगलेस फॉर्मेट के अंदर होता है। जैसे मैंने अभी आपको टाइटैनिक का दिखाया, मैं और भी बहुत सारे डेटा सेट दिखा सकता हूँ। कैगल को भी हम इंशाल्लाह इंक्लूड करेंगे अपने कोर्स के अंदर। और उससे प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। तो डेटा से डेटा प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए हमें इसमें बीच में वर्किंग करनी होती है। तो कहता ये है कि डेटा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, नॉलेज मॉडल, यानी नॉलेज मॉडल का मतलब मशीन लर्निंग का जो मॉडल लगाते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट या डिसीजन मेकिंग जो है वो हम इसको करते हैं। उसमें जो मॉडल लगाते हैं उसमें प्रेडिक्टिव मॉडल है, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्रोडक्ट है, डिसीजन मेकिंग है, इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो है वो हम काम इसके अंदर कर रहे होते हैं। लेकिन जो मेजर है वो ये है कि डेटा जब लिया जाता है तो उसको हम एनालाइज करते हैं। यानी ये जो एक्सप्लोरेटरी एनालाइजिंग है उसका मतलब है कि हम तजर्बाती एनालाइज करते हैं, रिसर्च बेस एनालाइज करते हैं। और फिर जब वो एनालाइज कर लेते हैं, एनालाइज करने के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई। ये जो एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस लिखा हुआ है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई कि आप इसके अंदर कोरिलेशन देखते हैं और जो एक्स्ट्रा फीचर उसको ख़त्म करते हैं, जो बेसिकली मिसिंग डेटा है उसको बेसिकली आप फिल करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम आपको यहाँ करने होते हैं। फिर आप इसमें नॉलेज मॉडल लगाते हैं। मॉडल का मतलब है मशीन लर्निंग का कोई मॉडल अप्लाई करते हैं। फिर आप प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। और ये एक दफ़ा होने के बाद जरूरी नहीं कि रिजल्ट अच्छा है। फिर आप जो डेटा आप एनालाइज करके मॉडल लगा दोबारा से फिर आप वर्किंग भी कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर आप मजीद उसको इटरेट करते हैं। तो वो बात इन्होंने यहाँ पे बताई है कि डिगिंग अराउंड दैट इनसाइड इन द डेटा, यानी डेटा को पहले आप डिग करते हैं, फिर उसके बाद क्लीन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस मॉडल लगाते हैं। ठीक, उसके बाद अगर जो रिजल्ट्स आपने देने वो रिजल्ट्स देते हैं, और उसके बाद अगर रिजल्ट सही नहीं आता तो दोबारा आप डिगिंग करते हैं डेटा के अंदर और मजीद चीज़ें बाहर निकालते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बेसिकली, तो मैं ज़ाहिर है इसमें एक वर्ड यूज होता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग के भी कोई 8 पार्ट हैं, हम सारे तो नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन मैं आपको आइडिया दे दूंगा। कुछ पार्ट हम, जैसे रैंगलिंग है, मंजिंग है, तो वो हम पढ़ेंगे। रैंगलिंग क्या होती है, मंजिंग क्या होती है, तो वो बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करेंगे। करने का तरीका भी सिखाऊंगा आपको, उसकी मॉडलिंग भी सिखाऊंगा फिर, और वो डेटा कौन सा डेटा है जो बेसिकली मिसिंग डेटा को कैसे फिल करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हो। एग्जाम्पल डेटा साइंस एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। डेटा साइंस की एप्लीकेशन मार्केटिंग में इस्तेमाल हो सकती है। अब मैं ये कहना कि जो मैंने लिखा है वही खाली है, नहीं। आप कहेंगे कि हर उस फील्ड में इस्तेमाल हो सकती है जो बेसिकली एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड के अंदर। अब हर उस फील्ड के अंदर डेटा साइंस है वो यूज हो रहा है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे ये इस्तेमाल ना होता हो, ठीक है। तो इन्होंने एक दो लिखे, ये ना समझना कि एक दो लिखने का मतलब ये है कि एक दो, आप रिसर्च की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे ना तो आपको हर फील्ड के अंदर नजर आएगा कि ये डेटा साइंस इस्तेमाल। तो मार्केटिंग हो गई, लॉजिस्टिक हो गया, ये फोरकास्ट हाउ मेनी विच थिंग्स ऑफ द नीड। तो अब आप ये पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी रीडिंग तो नहीं करने जा रहा, बाकी आपको पता ही है। इसी तरह से अगर आप देखें तो हेल्थ केयर हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑयल फील्ड हो गई। हर फील्ड के अंदर अब डेटा साइंस जो है वो इस्तेमाल हो रही है और इसका जो इससे हेल्प लिया है। तो हम भी इसी में से, जब हम जाहिर है जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके एग्जांपल्स उठाएंगे, इसको यूज करेंगे, तो हम भी इन्हीं में से किसी डेटा सेट को उठाएंगे। अब जिसकी जो फील्ड हो ना, वो उसी फील्ड में रिसर्च अपने प्रोजेक्ट बनाए। जैसे मैं अगर आपको मिसाल के तौर पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की कुछ एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूँ,
या मैं आपको टाइटैनिक की जो है वो सर्वाइवल वाले पे काम करा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि आप उसी टाइप की आपको मार्केटिंग फील्ड अच्छी लगती है, आप मार्केटिंग के डेटा सेट मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है और आप उस पर प्रिडिक्ट करें। एटीएम की बेसिकली चोरी के ऊपर आप काम करें। इसी तरह से किसी को अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स अच्छा लगता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे काम करें। किसी को अगर इमेज प्रोसेसिंग अच्छी लगती है तो उस पर काम करें। तो आप अपनी फील्ड को चूज करके डेटा साइंस पे अप्लाई करें। एक दूसरे की कॉपी करने की जरूरत नहीं कि भाई वो इस पे कर रहा है तो मैं भी उसी पे काम करूँ। सम मोर एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन डेटाबेस, ठीक है, देखो जो मैंने बता रहे थे आपको अभी, नेटफ्लिक्स भी यूज हो रहा है इसके अंदर। वायरलेस सेंसर डेटा, ठीक है, टेक्स्ट डेटा, सोशल मीडिया डेटा, जैसे आजकल फेक न्यूज का बड़ा पॉपुलर है और गैगल ने भी इसके ऊपर काफी हाईली पेड कंपटीशन जनरेट की कि फेक न्यूज, सोशल मीडिया पे न्यूज जो होती है फेक होती है अक्सर और बेशतर, और हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। तो ऐसा मॉडल इन बिटवीन इंटीग्रेट करें कि जब कोई न्यूज जनरेट हो तो वो उसको डिटेक्ट कर ले कि ये फेक है या नहीं है, और अगर फेक है तो उसको रोक दे आगे बढ़ने से, यानी सोशल मीडिया आगे बढ़ने ही ना दे। अब बीच में रिपोर्ट कोई आदमी नहीं बैठा हुआ होगा, रिपोर्ट होगा और रिपोर्ट जो है यानी रिपोर्ट से मुराद है कि जो हमारी मशीन होगी वो फेक न्यूज को डिटेक्ट करेगी और रोकेगी। तो ये एफआईपी के प्रोजेक्ट्स में भी हम कर सकते थे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के लॉग डेटाज हैं जो लॉग जनरेट होते हैं, कभी कोई सॉफ्टवेयर रुक जाता है या सर्वर पे लगा हुआ तो सर्वर बंद हो जाता है, तो वो लॉग को लेके हम डेटा साइंस लगाएं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह पे शूट करें उसको, इस तरह लिखा हुआ है। तो इस तरह जीनोम टाइप जैसे डीएनए है और जीनोम के जो दूसरे प्रोटीन्स हैं इन पे बहुत काम हो रहा है। तो हम, वही तो मैं कहता हूँ, हमारी रीडिंग कम है, हम तो सोचते हैं बस चलो जो हो रहा है हमारा कंप्यूटर साइंस से निकल जाए, लेकिन दुनिया बहुत काम कर रही है। जैसे मैंने आपको दिखाया 2008 में इतना काम हो चुका था, सन 2000 से इतना काम हो रहा है डेटा साइंस में, तो हमें तो पता ही नहीं था कि डेटा साइंस में इतना काम हो। हम तो सिर्फ ये सोचते थे कि भाई डेटा साइंस के अंदर तमाम लोगों की खसूसियात मर्ज होती हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज है, मशीन लर्निंग की नॉलेज, डेंजर जोन की नॉलेज, ठीक है, डेंजर जोन की नॉलेज लेके इसके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ होता है, हैकिंग की नॉलेज। अब ये डेटा साइंस पे सब चीज़ों की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली किसी भी फील्ड में इंसर्ट हो सकता है। आप कहेंगे मैं डेटा साइंटिस्ट को, पूछेगा किस फील्ड के लिए है आप, वो कहेगा मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो वो कि वो सब जगह इंसर्ट हो सकता है, लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स के डेटा सेट को ज्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करता है। एक है मैं जो हूँ वो बैंकिंग सेक्टर में डेटा साइंस पे काम करूँ, तो बैंकिंग साइड, अब जाहिर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बैंकिंग साइड के डेटा सेट के अंदर काफी डिफरेंस होगा, तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसकी वहाँ डेवलप होगी। लेकिन डेटा साइंटिस्ट में तो मॉडलिंग करना और उसके फीचर इंजीनियरिंग करना तो कर सकता है, वैसा मसला तो उसके अंदर नहीं। व्हाट हार्ड अबाउट डेटा साइंस क्या है, तो कहता है ओवरकम एजम्पशंस हैं, ठीक है, मेकिंग एडॉक एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेटा पैटर्न, ये काफी मुश्किल काम होता है, डेटा के पैटर्न को ढूंढना, और ठीक है, ये सारे इसके बेसिकली आप पढ़ लीजिएगा इसको भी कि ये सारे इसकी हार्ड वर्क है। मतलब आप जैसे कहते हैं जब आप कर रहे हो तो आपको ये मुश्किलात जो है वो सामने आएंगी आपके। इसी तरह से अबाउट द कोर्स, बस ये मैं 2-3 स्लाइड पढ़ा के फिर मैं ब्रेक दे देता हूँ, फिर हम आगे ज्वाइन करेंगे और उसमें फिर देखेंगे कि किस तरह से हम स्टार्ट लेना है हमें इस पे। अच्छा, तो कहता है अबाउट द कोर्स अ मिक्सचर ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, और इंट्रोडक्टरी ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और आप मुझसे भी तवक्का कर सकते हैं कि मैं भी कराऊंगा, लेकिन आपसे मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करूंगा कि आप ज़्यादा करेंगे। फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बट नॉट ऑन द एवर चेंजेस टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, ठीक है, सेमिनार स्टाइल, आई एम हेयर टू लर्न एज वेल एज टू टीच। सेमिनार यानी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप समझा रहे हैं लोगों को। लैंग्वेज नॉर्मली पाइथन यूज करेंगे, आर भी यूज कर सकते हैं, रिलेटिवली इजी टू लर्न फॉर द कंप्यूटर साइंटिस्ट कंपेयर टू द आर, आर भी यूज कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन ये थोड़ा इजी है पाइथन, मोर पॉपुलर अमंग द स्टैटिस्टिशियन। ये कहता है कि मैटलैब भी और सैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैस का मुझे एब्रिविएशन याद नहीं है, और मैटलैब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि ये बेसिकली ओपन सोर्स नहीं है। आर और पाइथन ओपन सोर्स है, ये पेड है, इसलिए इनकी पॉपुलरिटी इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू आर और पाइथन की। तो ये हमारा बेसिकली होगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि मैं आपसे भी क्लास में किसी वक्त किसी से कहूँगा कि भाई आप ये जो मॉडल लगाया है तो आप मुझे समझाएं, सिखाएं, लोगों को सिखाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो।
सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं होते, लेकिन जिसमें से जो होंगे वो बेसिकली हम उनको इसका मौका भी देंगे। अच्छा जी, टेक्स्ट बुक्स रिक्वायर्ड पाइथन डेटा साइंस हैंडबुक, ठीक है, और बाय जैक, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, मैं भी आपको दे दूंगा, लेकिन बहुत इजीली अवेलेबल है, फ्री से मुराद है, फ्री तो क्या, चलो कोई बात नहीं, अभी तो मैं अटेंडेंस आखिर में लूंगा, मुझे उस वक्त याद दिला देना। और उसके अलावा डेटा साइंस फ्रॉम स्क्रैच, पाइथन फॉर डेटा एनालिस्ट, ठीक है, फ्री ई बुक थिंक स्टैट्स, स्टैट्स बहुत ज़रूरी है, जितना स्टैट्स हम पढ़ लें उतनी अच्छा है, ठीक है, इनके बुक के टाइटल भी हैं यहाँ पे। तो हम अभी इस वक्त ये वाली बुक जो पाइथन डेटा साइंस हैंडबुक है इसको फॉलो कर रहे हैं, आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें इसको प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसकी हार्ड कॉपी मेरे पास है, सॉफ्ट तो है, हार्ड कॉपी भी है मेरे पास, इसलिए मुझे ज़रा आसानी हो रही है इसमें, बाकी तो सारी बुक्स एक जैसी हैं। अच्छा, सही है, तो ये बुक अगर मैं मौका लगा तो मैं अपलोड भी कर दूंगा, और अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला देना, वरना आप भी गूगल करोगे तो सिर्फ लिखना, सिर्फ ये टाइटल लिख के आगे पीडीएफ लिख देना, आपको पीडीएफ डाउनलोडेबल मिल जाएगी इसकी। अच्छा जी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पाइथन, यहाँ पे हम रोकते हैं, और ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैं अनम्यूट करता हूँ, आपके सवालात लेता हूँ, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर किसी को पाइथन आती है और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आता है, तो वो हमें सपोर्ट करे और कहे कि सर ये मुझे आता है, आप मुझे दें, मैं पढ़ा देता हूँ, ताकि उसका भी ये चीज़ें जो है इम्प्रूव हो, ठीक है। और किसी को, क्योंकि हम ये पढ़ना तो है ही है, कि वो जो पढ़ चुका होगा वो बोर हो रहा होगा, तो वो पढ़ाए, बल्कि बोले कि सर मैं पढ़ा देता हूँ ये चीज़, मैं बैठूंगा फिर आप उसको लीड करें। दूसरा ये है कि लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल करनी है, ये हर एक के कंप्यूटर पे होना चाहिए, दूसरों पे आसरा, मैं जैसे आप पता होगा आपको मेरे नेचर कि मैं नहीं चाहता कि आप दूसरों के ऊपर रिलाई करें कि भाई ये करेगा, खुद करें, ठीक। तो इस तरह से फिर आप जो है वो कर सकेंगे। तो हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं आपको फॉर नहीं पढ़ाऊंगा, इफ नहीं पढ़ाऊंगा, ये चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा पाइथन में, ये आपको फंडामेंटल्स में पढ़ के आया आप। मैं आपको यहाँ पे जो डेटा साइंस के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड है वो डिस्कस करूँगा, जैसे मिसाल के तौर पे पांडास की लाइब्रेरी में हमें वो पढ़ना है, नमपाई है वो पढ़ना है, ठीक है ना, डेटा फ्रेम है वो पढ़ना है, तो ये चीज़ें जो पांडास के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वो हम इनिशियली पढ़ेंगे और उसके अंदर हम डेटा जो हमें दिया जाएगा अवेलेबल, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं नमपाई और पांडास पढ़ाने के बाद आपको टाइटेनिक के डेटा सेट के ऊपर काम कराऊंगा, ठीक है, या मार्केट में न्यूयॉर्क का एक डेटा सेट है उस पर काम कराऊंगा। तो इस तरह से हम उसके ऊपर, और ऐसा डेटा सेट लेंगे जो क्लीन ना हो। डेटा साइंस का मतलब ये है कि आप क्लीन डेटा नहीं पिक करेंगे, बहुत जब मशीन लर्निंग पढ़ाते हैं ना तो उसमें क्लीन डेटा लेते हैं, उसमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते, तो उसमें सिर्फ मॉडल लगाना सिखाते हैं। इसमें हम अनक्लीन डेटा लेंगे, उसको क्लीन करेंगे, फिर मॉडल लगाएंगे, फिर देखेंगे हमारी प्रेडिक्शन रिपोर्ट क्या आ रही है। तो वो प्रेडिक्शन रिपोर्ट पे जब पहुंचेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में क्या फ़र्क है, कैसा लगाते हैं। वो मशीन लर्निंग ना पढ़ने की वजह से आपको काफ़ी दुश्वारी तो होगी। तो मैं अनम्यूट करता हूँ, फिर सवालात लेता हूँ, वरना फिर मैं जो है वो ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक लेके फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे, बता दूंगा कितने बजे। मैंने अनम्यूट कर दिया, किसी का सवाल है तो पूछ लो, एक एक करके हैंड रेस करके, फिर अपनी बारी का। उमर अहमद, कोई सवाल है? जी बिलाल। मोहम्मद जिशान साहब, कोई सवाल पूछना है? मोहम्मद काशान, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, या तो मैंने अनम्यूट तो कर दिया वैसे सबको, आप खुद अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं, टेक्स्ट में पूछ लो। चलो, नहीं पूछना सवाल, चलो थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो आप हैंड रेस के, अब दो इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन ये, हाँ, एक इंस्ट्रक्शन ये है, काइंडली अब आप जब दोबारा लॉगिन हो तो आप अपनी आईडी पहले लिखेंगे, नाम बाद में लिखेंगे, ये जहन में रख लो। जैसे बिलाल ने लिखा है ये गलत है, गलत से मुराद मुझे मुश्किल होगी, जैसे फरवा ने लिखा है उसको सही कर लो, आईडी को पहले लिखो, नाम बाद में लिखो, तो मुझे एक नज़र में सबकी आईडी नजर आएगी, मुझे अटेंडेंस लगाना आसान होगा अगली दफा, और इन करना आसान हो जाता है। तो इस अगली दफा इंशाल्लाह इस तरह कर लेना, और फिर हम इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं, अभी 9:45 हो रहा है, 2:10 पे ज्वाइन करते हैं।
इसी आईडी पे 210 पे। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर हम इंशाल्लाह NumPy को डिस्कस करेंगे, पाइथन की NumPy को, और उसी के बेसिस पे डेटा सेट वगैरह चेक करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या बोल रहे हो?